इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोशन इन ए प्लेन, और इसमें आर्टिकल का नंबर है 4.6 ऑफ एनसीईआरटी, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। और इसे सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है: डिस्कस द मेथड to determine the resultant vector using the triangle of vector addition. So to discuss this, we will now start with a few important part of discussion related to this article. हमने किया था अभी इससे पहले ग्राफिकल मेथड से कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। आप देखिए कि हमने किया था कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक 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 वेक्टर है कुछ इस तरीके से यूं करके, एक एक वेक्टर है, so you have vector a, this is a vector, and another vector is in the same order, b vector. Then resultant is represented by a third vector if it is co-initial with first vector, r vector. This is what we have studied. ये हमने पढ़ रखा है अभी तक कि जो r वेक्टर फिर क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। पर ऐसा है कि ये जो तरीका है ये कई बार टीडियस हो जाता है और कई बार इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो बट वी विल एक्चुअली डू, वी ट्राई टू ऐड द वेक्टर्स एंड कंबाइनिंग द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यदि कोई एक वेक्टर दिया हो तो हम उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को सीधा डायरेक्ट ऐड करके भी एडिशन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स हैं कुछ। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में हमने पढ़ा था कि एक यदि कोई एक वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स में हम उसको ऐसे ले सकते हैं: ए एक्स ऑफ आई कैप एंड देन ए बाई जे कैप। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं: बी एक्स ऑफ आई कैप एंड बी बाई जे कैप। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यदि अब आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम आर वेक्टर से लिख सकते हैं, और ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ इसका कि मैं इसको ऐसे लिखूं: आर वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप एंड ए बाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप एंड बी बाई जे कैप। अब आप जानते हैं कि जो वेक्टर्स हैं दे ओबे एज वेक्टर ओबे commutative law, as vector obey commutative law and associative law तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ आप जिनकी जगहें बदल सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के बाद हम क्या देखेंगे कि आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ: ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप कॉमन आ जाएगा, और ए बाई प्लस बी बाई जे कैप। इसको ऐसे लिखा जा सकता है जैसे हम आर को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर को यदि उसके कंपोनेंट में लिखा जाए तो ये कैसे आ जाएगा, आर एक्स आई कैप और आर बाई जे कैप। इक्वेशन नंबर इसको आप 3 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर आप इसको 4 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके आपको आप कंपेयर करिए 3 और 4 को, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो आर एक्स क्या होना चाहिए, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर बाई इज इक्वल टू ए बाई एंड बी बाई।
मतलब जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा वो ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का जो बाई कंपोनेंट होगा वो ए का बाई कंपोनेंट और बी का बाई कंपोनेंट। ये देखिए आप यहाँ से इसकी जगह आप आर एक्स लिख सकते हैं आप, और इसकी जगह आप आर बाई लिख सकते हैं। ये देखिए, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ डायरेक्ट एडिशन। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि मान लो कि आपको तीन वेक्टर्स को जोड़ना है। Sorry. Now, in three dimensions, we have in three dimensions, but we have, अब लिखिए ए वेक्टर को तीन डायमेंशन में कैसे लिखा जाएगा। ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप, ए जेड के कैप लिखा जाएगा। बी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, बी एक्स आई कैप, बी बाई जे कैप, बी जेड के कैप। सी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, सी एक्स आई कैप, सी बाई जे कैप एंड सी जेड के कैप। अब यदि आपको इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है तो इसको हम कैसे जोड़ देंगे, या आप दो वेक्टर तक ही रखिए। ओके, वेट फॉर सम टाइम। यदि आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है और एक वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस कुड बी रिटन लाइक दिस। ए वेक्टर की जगह आप लिख दीजिए ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप प्लस बी एक्स आई कैप, बी बाई जे कैप and bz k cap. Okay, so how to add this? Now use the same property as the vectors follow the commutative and associative law. So using the law of commutative between the two vectors, so you can exchange the places of the vectors. इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको खोल दीजिए। r vector is equal to a x I cap, a by j cap, a z k cap plus बी एक्स आई कैप, बी बाई जे कैप, बी जेड के कैप। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए और इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए बाई प्लस बी बाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। Now you can write the different name for this. अब आपको R के कंपोनेंट में इसको लिख देना है। Here is R vector is equal to आर एक्स आई कैप। आर का एक्स डायरेक्शन में कौन कितना कंपोनेंट है, वेक्टर आर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड वेक्टर आर अलोंग जेड डायरेक्शन। वेयर देखिए आपने आर एक्स किसकी जगह लिखा, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई, आर बाई इज इक्वल टू ए बाई प्लस बी बाई,
आर जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसके बाद, मतलब जब आप दो कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कंपोनेंट में कंपोनेंट हम जोड़ते चले जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स में सिर्फ एक्स कंपोनेंट जुड़ते चले गए, बाई में सिर्फ बाई कंपोनेंट जुड़ते चले गए, और जेड में जेड कंपोनेंट जुड़ते चले गए। अब हम एक सवाल करते हैं कुछ इस तरीके का कि जिसमें एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो। ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? वी स्टार्ट विद नाउ फॉर, अब दोनों ही होने चाहिए इकट्ठे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हाउ टू कैरी आउट दिस? आप ऐसा कर लीजिए कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका एक्स कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ए का बाई कंपोनेंट, ये डायरेक्शन, ए के जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो इसी तरीके से आपके पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर उसका एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, बी बाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप, सी बाई जे कैप एंड सी जेड के कैप। ओके, नाउ अब हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम एक नया वेक्टर चूज करेंगे जो आंसर लाएगा। देन वेक्टर हमें चूज करना है कि जैसे टी एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए आएगा, ए में बी जोड़ देना है, ए में बी जोड़ देना है और सी वेक्टर को घटा देना है। दिस इज टी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब आपने ये कंसेप्ट डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, ये कंसेप्ट आपने डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका जो टी एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसमें से सी एक्स घटा देंगे। जो टी का बाई कंपोनेंट होगा उसमें ए बाई प्लस बी बाई माइनस सी बाई, और टी का जो जेड कंपोनेंट होगा वो होगा ए जेड प्लस बी जेड minus cz. So this is the way we will perform the addition and subtraction at the same time. So now we will shift our discussions to the triangle of vector addition. Here we will go now to discuss the triangle of vector addition. So we will find the magnitude and direction. So our question is to find the magnitude and direction. Okay. So we will find here the magnitude and direction. So how the question will be asked from you in the exam? So I will prefer to write it down. Okay, if it is possible, then I will add just the question. This may be the question. Okay. Okay, this is the question that will be asked from you in this way. How this question will be asked from you. Okay, so the question will be asked from you in this way, that find the magnitude and direction of the resultant of two vectors. You have two vectors. This is A vector and this is B vector. NCERT use this bold face letter for the vector notation.
but I'm using this b with the vector signs for your ease, and this is the resultant vector. So question is asked from you, find the magnitude and direction of the resultant of two vectors. आपने resultant का magnitude निकालना है और direction निकालनी है in terms of their magnitude, and theta is the angle between the two vectors. The two vectors are arranged at an angle theta with one another. So this problem is very very important for you for the boards exams and for the competitive exam as well. So a lot more questions can be framed for competitive exam from this area. मान के चलिए आपके जो ओ पी जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है और ओ क्यू जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, और ए और बी के बीच में यहाँ कोई एक एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बनाता है विद फर्स्ट वेक्टर. तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट क्या आएगा, यदि हम इस यहाँ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये आपके पास आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये देखिए ये साइड जो है ओ क्यू है, तो जो ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल है, तो इसको भी बी वेक्टर ही होना चाहिए. सो यदि इसको बी वेक्टर ही होना चाहिए तो आपको क्या लगता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए. मैं इसको यहाँ शॉर्टकट से बनाता हूँ कि ये आपके पास आ गया टेल और हेड, ओ के ऊपर टेल और पी के ऊपर हेड, और यहाँ देखिए ये वाला पार्ट हो गया आप बी वेक्टर, ये पॉइंट हो गया एस. तो ये वाला पार्ट रिजल्टेंट है जिसका जो which is co-initial at point O, and this vector is R vector. Now it should be the sum of the A vector plus B vector. So this vector is A vector OP. So इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा ऑफ द टू वेक्टर्स R, ये कैसे होगा, इसको आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, ये होगा A vector plus B vector. So this is the sum of the two vectors. So now the question is the question from you is to find the magnitude of the resultant of two vectors. So for that sake we will choose the a right angle triangle. For this we will choose the right angle triangle O, N and S. So in this triangle O, N and S, O, N and S, so this part Pn is here, this part is unknown for you, and Sn part is also unknown for you. So what we actually do, we will make the best use of the knowledge of trigonometry. उसमें हम क्या करते हैं कि यदि मान लो आपको Sn साइड आपके लिए अननोन है और इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, 10th में आपके वर्दी टीचर्स ने आपको ये बताया होता है कि जो अननोन साइड है वो उसकी नोन साइड के साथ रेशो बनाते हैं. तो मैं यदि यहाँ लिखूँ Sn आपके लिए अननोन साइड है और जो Ps जो है वो नोन साइड है, और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा. सो ये जो Sn वाली साइड है ये क्या होनी चाहिए, ये वाली साइड जो होगी, ये वाली साइड जो होगी वो हो जाएगी बी साइन थीटा. ओके, और इसी तरीके से आप फ्रॉम द ट्राइंगल एस पी एन, फ्रॉम दिस ट्राइंगल आप पी एन को भी निकाल सकते हैं. पी एन को आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. आप लिख सकते हैं पी एन अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो ये जो पी एन वाली साइड है वो आपके पास आ जाएगी बी कॉस थीटा. अब आपके पास जो है इंफॉर्मेशन पूरी है. ओके, this side Sn is equal to b sin theta and Pn is equal to this is b cos theta. Okay, so from the geometry, but we have done, so Sn is perpendicular to here in this diagram from the figure. Sn is perpendicular to OP, and PM is perpendicular to OS. Okay, so from the geometry of this diagram, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ये देखिए आप फ्रॉम राइट, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको आसानी हो जाएगा. फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल
एक राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास है ओ एस एन, एस एन एन ऐसे लिखा है, एस एन इज परपेंडिकुलर टू ओ पी. सो आई विल राइट नाउ from this geometry of this is OS square. This is OS square. Hypotenuse square is equal to ON square plus NS square. Okay, so this is ON. ON is now is here. See here, ON is equal to OP plus PN. So which is then equal to OP is A and PN is here. PN is B cos theta. Okay, and as the question to SN is concerned, so SN is V sin theta. SN is B sin theta. इसको आप इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मार्क कर दीजिए, इसको 2 मार्क कर दीजिए, इसको 3 मार्क कर दीजिए और इसको आप 4 मार्क कर दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप पुट कर दीजिए जो ओ एस स्क्वायर जो है, ये जो ओ एस स्क्वायर है ये हो जाएगा आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी cos theta. This is ON square plus B sin theta square. So then this is now easy for you. R square is equal to A square plus B square plus 2AB. AB cos theta. इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब आप 10th में चल पड़िए, थोड़ी देर सैर करके आते हैं. ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta. Now this part is equal to 1. So you are left with R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. So R is square दूसरी साइड चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, and you will have A square plus B square plus 2AB cos theta. So this is called law of cosine, which is used to find the resultant magnitude of resultant of two vectors, and you will mark over here. This is equation number 5. So now we are left with the question to find the direction of resultant with first vector. So, and this is also called law of cosine. So I would like to write this is called law of cosine. This is also called law of cosines. And remember, this law of cosine is applicable for right angle triangle. But if your triangle is not right angle, then you will use the law of sines. So law of sines is useful for to determine the direction of the resultant with respect to first vector. So it's a very interesting story for you to learn about the law of sines. So what we actually do for that sake, देखिए आप ध्यान से, अब हम चलते हैं आगे लॉ ऑफ साइंस. लो, लॉ ऑफ साइन.
ओके, इन ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सी केयरफुली। हम ऐसा करते हैं कि आप यहाँ गौर से देखिए, जो साइड एस एन है, जो साइड, द साइड विच इज एस एन इज इज कुड बी ड्रिवन। देखिए ये जो एस एन साइड है, आपने पढ़ा कि जो एस एन है वो बी के यदि मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो ये बी साइन थीटा है, जो हमने ऑलरेडी आपके सामने निकाल के रखा है, अननोन ओवर नोन। बट यदि हम इस अल्फा वाले ट्राइंगल से देखते हैं, आप इस अल्फा वाले ट्राइंगल के रिव्यू से देखिए, तो अल्फा वाले ट्राइंगल्स के रिव्यू से देखिए तो ये मैग्नीट्यूड आर का आ जाएगा, और ये ट्राइंगल एस, ये एन और ये ओ। सो ये वाली साइड जो हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा अननोन और ये हो जाएगा नोन। सो एस एन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एस एन जो है वो आर टाइम्स साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6 and this is equation number 7. So from equation 6 and 7, from equation 6 and equation 7 आप क्या लिख सकते हैं कि जो r sin अल्फा है, r sin अल्फा is equal to b sin theta. Okay, what does this mean? This means that r upon sin theta is equal to b upon sin अल्फा। आप इसको इक्वेशन नंबर 8 मार्क कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आप पी एम एज, देखिए, एज पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एस, यहाँ से निकालिए। यहाँ आप पी एम को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पी एम को आप इस ट्राइंगल से, आप पी एम एस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें बी के टर्म में आप कैलकुलेट करेंगे, और इसको आप अल्फा से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप ए के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा। सबसे पहले हम इस पार्ट से करते हैं, फर्स्ट इस ट्राइंगल से करते हैं। देखिए इसको मैं लिखूँगा पी एम, मुझे कैलकुलेट करना है, कॉमन है ये, जैसे पहले एस एन कॉमन था, पी एम कॉमन है। सो अननोन ओवर नोन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा आपके पास एस पी। सो दिस इज इक्वल टू साइन बीटा। You are left with Pm is equal to a B sin बीटा। ओके, देखिए इसके सामने वाला ये जो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप दूसरी ट्राइंगल लीजिए। अब आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम पी। आगे चलिए, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम पी, यहाँ आपके पास अननोन क्या है? फिर पी एम है, और अब नोन क्या पार्ट है? दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ओ पी, दिस इज ओ पी, एंड दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। सो यहाँ से पी एम आता है, पी एम आता है ए साइन अल्फा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9 and this is equation number 10. From equation 9 and 10, from equation 9 and equation number 10, we have, from equation 9 and 10, आप यहाँ देखिए b sin बीटा, b sin बीटा इज इक्वल टू a sin अल्फा। तो ये आपके पास आ जाएगा b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब आप इक्वेशन नंबर 8 और 11 को जरा गौर से देखिए। यहाँ ये कहता है कि जो b अपॉन साइन अल्फा है वो r अपॉन साइन थीटा के बराबर है। यहाँ ये कहता है कि जो b अपॉन साइन अल्फा है वो a अपॉन साइन बीटा के बराबर भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 11, फ्रॉम इक्वेशन 8 and 11,
ये बताता है कि ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड law of sines. So how is this useful to find the angle between the two? So आपको अल्फा निकालना है। अल्फा इज द एंगल that is to be determined. अब आप कोई दो ले लीजिए इसमें से। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। दिस इज r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन sin alpha. So sin alpha is equal to b upon r time sin theta. So from here you can find the angle alpha. Alright, so tan alpha could be determined from here, from this above triangle. देखिए tan alpha क्या हो जाएगा? tan alpha क्या होगा? SN परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखिए tan alpha यहाँ से निकाल सकते हैं आप, SN अपॉन ON, SN अपॉन ON। ON इस ट्राइंगल को आप देख सकते हो, और इसको मैं बाहर निकाल के ऐसे निकाल देता हूँ। ये वाला पार्ट जो आपका है P है, और फर्दर हम इसको कैसे ले सकते हैं? SN अपॉन ON को आप कैसे ले सकते हैं? OP प्लस PN। SN को आपने निकाला हुआ है, दिस इज B साइन थीटा। ये देखिए आपके पास ये वाले साइड है, और जो OP है, OP ये वाला पार्ट, ये A है, और जो PN वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है B cos थीटा। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। इस तरीके से हम एंगल अल्फा को डिटरमिन कर सकते हैं। जो एंगल अल्फा है ये रिजल्टेंट बनाता है फर्स्ट वेक्टर के साथ। अब इसके साथ कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे नए पेज पर जाना पड़ेगा एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने से पहले, या हम प्रॉब्लम पहले करें तो उसके बाद इसको करते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। वेल, हमारे पास अब इसी के बेस पर एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं, और आपको ये वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्जॉयबल लगना चाहिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा होता है उसके बेस के ऊपर हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको अप्लाई करें, और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज्ञानवर्धन होता है। ओके, देखिए आपके पास कुछ डायग्राम इस तरीके का है। जो सवाल आपसे पूछा गया है वो है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट का निकालना है। देखिए आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सो ऑफ टू वेक्टर्स A and B, no, this is not the problem, there is somewhere is a mistake, so I was not able to add the problem perfectly. Okay, problem is not here. Wait for some time, I'm sorry for this. Okay, I have to write the problem now. A motorboat is racing toward the north. Problem is like this.
a motor boat is racing towards north at 25 kilometer per hour, and the water current in that region is is moving with a speed of 10 kilometer per hour. Okay, in the direction of 60 degree east of south. In the direction 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. Find the resultant velocity of the boat. This is the question from you. So इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं कि मैं इसको 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी. ओके, ये आपके पास दो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये है आपके पास डायरेक्शन वेस्ट एंड ईस्ट. So this is south direction and this is north, and this is right of north is east and left of north is west. So इसमें ये आपको कहा जा रहा है कि आपका जो बोट है, ए मोटर बोट है, इज रेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ. वो आपका जो मोटर बोट है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है. So this is the direction of one vector. So this is velocity of the boat is 25 किलोमीटर पर आवर. देखना कितना आसान लगेगा आपको. And the water current in that region is 10 किलोमीटर in the direction of 60 degree east of south. साउथ से 60 डिग्री ईस्ट ओर जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, सो ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर. कितनी है ये? वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट हम क्या देते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो आपसे पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. तो बोट के की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी होगी ये आपसे पूछा है. मान लिया जाए कि इन दोनों वेक्टर, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आएगा, ये बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल साउथ और नॉर्थ के बीच में 180 डिग्री का होगा. उसमें से 60 डिग्री को घटा दीजिए तो ये एंगल बनता है 120 डिग्री. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो 120 डिग्री है. और फॉर एग्जांपल कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा और ये एंगल जो है वो कोई फाई हो जाएगा. क्लियर. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू. और आपसे पूछा है रिजल्टेंट क्या होना चाहिए. आप देखिए आपने रिजल्टेंट के जो फार्मूला पढ़े हैं वो लॉ ऑफ कोसाइन से आ जाएगा. सो यूजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मेरा मशीन जो है वो लंबे समय तक वीडियो नहीं बना पाता है, इसलिए कब हैंग हो जाए इसका मुझे डर लगता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is calculated using law of cosines. जो आपने अभी अभी पढ़ा उसी की एप्लीकेशन है ये. यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन, वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो आपके पास यहाँ फर्स्ट वेक्टर क्या है, a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बोट दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर. आपके पास यहाँ सेकंड वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर करंट दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. सब चीज़ें दी हुई है. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है, दिस इज 120 डिग्री. अब आपको सिर्फ जस्ट इस पर फिल ही करना है. अब देखिए जो रिजल्टेंट आएगा
बच्चों के लिए पेन का कलर चेंज करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को रंगीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं बदल दूंगा इसको। तो ये आप यहाँ भर सकते हो। इसको मैं लिखूँ बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2 टाइम बी सी कॉस थीटा। अब आप पुट कर दीजिए r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू -1/2। मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये आपको पता है, शुरू में किया होगा आपने। और इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा दिया, आप कैलकुलेट करके एग्जैक्ट लिख सकते हैं। अब मुझे डायरेक्शन निकालना है। ओके, टू फाइंड द डायरेक्शन, to find the direction of resultant, we can use law of sine. We can use the law of sines. See here, according to law of sines, यदि मुझे मौका लगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा इसको ढंग से। दिस इज r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वी सी अपॉन साइन फाई। ओके, this is r upon sin theta and vc upon sin phi, and then sin phi could be determined as vc upon r times sin theta. This part is phi. So velocity of the water current is 10 and resultant is that is 21.8। ये वाला जो वैल्यू है एक्चुअली 21.8 किलोमीटर पर आवर है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसको मैन्युअली या कैलकुलेटर से। एंड दिस पार्ट इनटू साइन 120, इसको आप cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू एंड योर ओन मैथमेटिकल स्किल्स। ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 अपॉन 21.8, सो विच इज़ नियरली इक्वल टू 0.397। तो so phi is equal to sin inverse 0.397, which is nearly equal to 23.4 डिग्री। और इसको समझने के लिए मेरा जो सिस्टम है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता। यदि ये हैंग हो गया तो ये सारा डिलीट हो जाता है। अभी मेरे पास शायद कुछ समय है, मैं आपको लॉ ऑफ साइन के बारे में कुछ बात करता हूँ। देखो बच्चों, यदि आपके पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड नहीं है, ओके, तो जैसे मैं आपको पिछले वाले ट्रायंगल के बारे में ही बात कर देता हूँ। ओके, वेट फॉर सम टाइम। जो हमने अभी ट्रायंगल किया था, हमने जो अभी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इस तरीके के आपके पास वेक्टर है। ओके, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर और ये वेक्टर आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर था। ये लॉ ऑफ साइन है और इसको आपको समझना है क्योंकि इसी के ऊपर हमने प्रॉब्लम किया है। ये है रिजल्टेंट वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर और ये है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द फर्स्ट वेक्टर। तो ये एंगल क्या बचेगा? ये बचेगा
180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, ये वाला एंगल है बीटा। अब ये आपको जरा ध्यान से समझना है, ये बहुत साधारण सी बात है। लॉ ऑफ साइन को आपने कहीं भी लगाना है तो आपको बहुत साधारण तरीके से लगाना है। देखिए, इन इस साइड्स का जो नाम है वो है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है और यहाँ एस है। ओके, देखिए ये जो लाइन ओ पी है इसको एंगल बना रहा है बीटा। इसके दोनों एंड को आप मिलाइए, एस पर मिल जाते हैं और जिससे एंगल बनता है बीटा। तो ये जो लाइन की लेंथ है बीटा एंगल से कंट्रोल होती है। यदि एंगल बीटा घट जाएगा लाइन घट जाएगी। देखिए, यदि एंगल बीटा इतना सा हो जाएगा ये वाली लाइन घट जाएगी। यदि ये एंगल ऐसे बड़ा हो जाएगा तो ये वाली लाइन बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बीटा, ये एंगल जो लाइन बना रहा है उसकी रेशो, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए अपॉन, एक मिनट, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए अपॉन, ऐसे लिखा जाएगा ए, ये लेंथ ऑफ द वेक्टर अपॉन साइन बीटा। इसी तरीके से जो ये बी है इसको कौन एंगल बना रहा है, अल्फा। ये देखिए, इसके जो बी है वो पी और एस के बीच में है, तो ये पी और एस की लाइनें, दो लाइनें जहाँ मीट करती हैं वहाँ एंगल बनता है। तो जो बी है अपॉन साइन अल्फा, और इसी तरीके से जो रिजल्टेंट को कौन सा साइड बना रहा है, रिजल्टेंट को बना रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आर अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। इतना समझना होता है आपने। मतलब ये अल्फा एंगल की साइड को बना रहा है, इस अल्फा एंगल जिन दोनों के बीच में बन रहा है उसको आगे तक ले जाइए, उससे साइड बनती है पी एस। फिर बीटा जो एंगल है किस साइड को बना रहा है, बीटा से लाइनों को ले जाइए इधर से और इधर से, ये बन रही है ओ पी साइड। और इसी तरीके से अल्फा किसको जो 180 डिग्री माइनस थीटा किसको बना रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा किसको बना रहा है, इसको यहाँ ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये आर को बना रहा है। ओके, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा is equal to r upon sine 180 degree minus theta is once again sine theta. So this is what the law of sine is. इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको समझना है कि जो लॉ ऑफ साइंस है वो उस ट्राइंगल में लगता है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती है। लॉ ऑफ कोसाइन उस ट्राइंगल में लगता है जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होती है। आई मीन पाइथागोरस थ्योरम वहाँ लगती है जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और लॉ ऑफ साइंस वहाँ लगता है जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती है। तो आपको प्रॉब्लम किस तरह की है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन से। तो यही लॉ ऑफ साइन जो है मैंने इस डायग्राम में इस्तेमाल किया है। विद दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू क्लोज माई वीडियो। आई होप दैट you have understood the text but I have taught to you and the problem I have solved with you. If you have any question, you can write in the comment box. Thank you very much.